नमस्कार, मैं शैलेश रंजन हूँ और कानून की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ जस्टिस एस.एन. ढींगरा के पास। जस्टिस ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं और ना जाने कितने ऐसे बड़े फैसले उन्होंने दिए जो कि एक नज़ीर बने हैं। आज की तारीख में अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं और मैं काफ़ी मुश्किल से जस्टिस ढींगरा को ढूंढ कर उनके पास आया हूँ। जस्टिस ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कानून की बात में। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पर सुनवाई भी चल रही है। आपका पूरे मामले को लेकर क्या मत है, क्या विचार है देखिए, आपके? मेरा ये मानना है कि कानून बनाना संसद का कार्य है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। एक दूसरा, जो बहस चल रही है वो उसको देख करके तो ऐसा लगता है मान लो सुप्रीम कोर्ट ये निश्चय करके बैठा है कि हमने ये पिटीशन अलाउ करनी है। तो ऐसा निश्चय करके बैठने से जो प्रेजुडाइज्ड माइंड कहलाता है कि आप जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो होगा ही, हम करेंगे ही। तो ये जो है एक गलत प्रथा और गलत धारणा को जन्म देगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये कुछ जजों ने अपनी राय पूरे समाज पे थोपी है, जबकि कानून बनाना न तो सुप्रीम कोर्ट का कार्य है और सुप्रीम कोर्ट बहुत से निर्णयों में अपने ये कह चुका है कि कानून बनाना संसद का कार्य है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। दूसरी बात जो बहस में चल रही है कि नारी और पुरुष सोच है। अमेरिका के अंदर ये चीज़ हुई है, वहाँ कोई भी व्यक्ति LGBT का ये कह सकता है कि मैं अभी तो पुरुष महसूस कर रहा हूँ, तो वो औरत होते हुए कह सकता है कि मुझे पुरुषों की जेल में भेजा जाए, और फिर ये कह दे कि नहीं अब तो मैं स्त्री हूँ, और वो पुरुष है मान लो, तो वो कहेगा कि मेरे को औरतों की जेल में भेजा जाए। तो ये जो है कि पुरुष और स्त्री आप अपने सोच से हैं, जननांगों से नहीं हैं, ये जो विचार है ये तो समाज के लिए अत्यंत हानिकर विचार है, और इस विचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। तो फिर ये सारा जो ढांचा है इसी के बिखरने की संदेह होता है कि ये इस ढांचे को बिखेरने की कोशिश है। और इसके पीछे कारण मुझे ये लग रहा है कि हमारे जितने भी जज हैं वो भारतीय संस्कृति से परिचित ही नहीं है। वो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े, फिर विदेशी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर आते हैं। उनका सोच मैकाले से प्रभावित रहता है कि भारत की संस्कृति तो हीन संस्कृति है। ऐसे ही विदेशी ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को हीन दिखाने की कोशिश की है। उसी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर के ये कोशिश हो रही है कि भारतीय समाज की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको और तोड़ा जाए, और इसके जो है इसके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको समाप्त किया। इसमें जब आप कह रहे थे कि जो रूल इस तरह का नहीं है या फिर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, सुप्रीम कोर्ट में एक आर्गुमेंट ये भी चला कि जैसे कि विशाखा का जजमेंट दिया गया था पहले और उसको एक कानून के तौर पर लागू करने की बात भी हुई थी और काफ़ी दिनों तक प्रोसेस भी चला था वो, तो क्या इसको इस तरह से नहीं लागू किया जा सकता? देखिए, विशाखा के अंदर जो रेप लॉ था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसके अंदर ये और प्रिकॉशंस लीजिए ताकि वुमेन जो है, औरत जो है, उसका सेफ्टी सुरक्षित रहे। यहाँ तो ये नहीं हो रहा ना। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन एडॉप्शन के लिए भी की थी कि एडॉप्शन के समय जो ये हमारे यहाँ कोई एडॉप्शन का वो नहीं था, संस्थाएं थी जो एडॉप्शन में देती थी, लेकिन वो कोई नियम नहीं फॉलो करती थी। नियम ये सरकार को बनाने चाहिए थे, रूल्स ऑफ एडॉप्शन।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर करके वो रूल्स बनाए थे कि एडॉप्शन करो तो ये इन बातों का ध्यान रखो ताकि बच्चे की सेफ्टी वो रहे। यहाँ तो वो मामला ही नहीं है। यहाँ तो वो ये कह रहे हैं, एक नया आयाम दे रहे हैं जी। और इसको विवाह क्यों कह रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ आया। विवाह का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि स्त्री और पुरुष का विवाह होता है। अगर आप दो व्यक्तियों को कहोगे तो वो विवाह तो है नहीं, वो तो सहवास है, वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, रहें। उसको विवाह का नाम क्यों दिया जा रहा है? उसे तो यूनियन का नाम दीजिए ना, जी। सेम सेक्स यूनियन। रहो भाई इकट्ठे, किसने मना किया है? उसको विवाह का रूप क्यों देना चाहते हो? इसमें एक और बड़ा सवाल ये उठता है जस्टिस ढींगरा कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को अलाउ कर दे, यानी कि सेम सेक्स मैरिज जो कि प्रचलन में शब्द है उसको कहे कि हाँ ये सही है, तो वैसे में क्या होगा? होगा क्या? संसद को और एग्जीक्यूटिव को इसमें दखल देना चाहिए। दखल दे करके अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को अलाउ करता है तो जैसे संसद की शक्ति है वो इस जजमेंट को नलीफाई करें और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है, ये हमारा कार्यक्षेत्र है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे, अगर इसको ठीक समझेंगे तो करेंगे, नहीं ठीक समझेंगे, समाज की राय जानेंगे तो नहीं करेंगे। और इसमें एक और बात है समाज की, क्या समाज आज की तारीख में इसको एक्सेप्टेंस देता है? आप ये देखिए कितने केस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब तक एलजीबीटी के देश की आबादी 135 करोड़ है, उसमें विवाहित लोगों को अगर हम 50% मान लें, 50% वो मान लें जो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं जो वो हैं, तो लगभग 70 करोड़ जो है वो विवाहित लोगों की आबादी है। 70 करोड़ में 3 जोड़े या एक जोड़ा मिला सुप्रीम कोर्ट को, बाकी तो एनजीओज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। तो 70 करोड़ में एक जोड़े के लिए आप कानून बना रहे हो, तो समाज इसमें कहाँ से है? समाज की राय कहाँ से है? आप तो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज ना तो चुन के आता है, ना किसी प्रकार का कोई टेस्ट दे के आता है कि उसमें क्या योग्यता है क्या नहीं है। सभी सिफारिशों से आते हैं कि भी किसी कोलेजियम ने सिफारिश की, तो आपका क्या अधिकार है कि आप समाज को एक तरफ धकेलने की कोशिश करें? ठीक है, इसमें एक आखिरी सवाल लेंगे कि जब हिंदू कोड बिल था, जैसा कि एक वकील की सीनियर एडवोकेट की तरफ से आर्गुमेंट किया गया था कि जब हिंदू कोड बिल था तो उस वक्त भी इस तरह के विरोध हुए थे, लेकिन बाद में वो कानून कई भागों में विभाजित करके बना था चुनाव के बाद। तो एक तरह से इंडिकेशन था जजों को कि आप इसमें आगे बढ़ें और हो सकता है कि इसकी मान्यता समाज में मिले। देखिए, हिंदू कोड बिल संसद ने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया था। पहली बात, विरोध हुए थे तो संसद में विरोध हुए थे। संसद ने ये ठीक समझा कि ये विरोध जो है ऐसे हैं कि विपरीत भी हमें सुधार लाने हैं, लेकिन उस समय भी 80% आबादी के लिए तो ले आए हिंदू कोड बिल। वो जो 20% आबादी थी जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज़ थे, उनको अंदर सुधार करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि वोट बैंक प्रभावित होते थे। दुनिया को अपनी वो दिखानी थी कि हम तो बड़े सेकुलर हैं, जबकि सेकुलर शब्द तब संविधान में था ही नहीं। लेकिन अपने आप को प्रगतिशील दिखाने के चक्कर में इन्होंने आबादी के उस बहुसंख्यक उसको क्योंकि दबा सकते थे तो दबा दिया। लेकिन हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग थे। फिर इसमें समाज ने बाद में जब ये कोड बन गया तो कोई विरोध नहीं किया। आप ये देखिए, लोगों ने कहा ठीक है, हमारे तलाक के नियम नहीं थे, आपने बना दिए, हमारे यहाँ खर्चे के नियम नहीं थे, आपने बना दिए। क्या हुआ था, हिंदू कोड बिल बना था तो जो पुराने हमारे शादी ब्याह के कानून थे उसमें तलाक का नियम नहीं था। सेपरेशन लोग रहते थे लेकिन जुडिशियल सेपरेशन रिकॉग्नाइज नहीं थी। खर्चे के लिए देते थे लोग अपनी पत्नियों को, खर्चा नहीं थी। बहुविवाह कर लेते थे,
तो औरतों को बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है ये कि आपका जो है बेटा जाके किसी और लड़के से शादी कर ले, किसको अच्छा लगेगा? किसी और लड़के के साथ रहे या आपकी लड़की किसी लड़की के साथ रहे। हमारे तो जो है पूरा कंसेप्ट ही जो शास्त्रों का है वो ख़त्म, समाप्त हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा बड़ा टॉपिक, और दूसरा बड़ा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज शेप है? क्या स्थिति पहले थी और क्या आने वाले टाइम में होगी? इस पर हम जस्टिस ढींगरा से बात करेंगे। सर, कई बार इसको लेकर मांग होती रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये है क्या, बिल आखिर है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ बाकी सब कानूनों में एक जैसे कानून लागू होते हैं, लेकिन विवाह के तलाक, बच्चों की मेंटेनेंस, बच्चों को एडॉप्शन और मृत्यु के बाद जो संपत्ति का वितरण, संपत्ति का अधिकार, उसके ऊपर हर धर्म के अपने कानून हैं। जो हिंदुओं के हैं उनको तो कोडिफाई कर दिया। उनके अंदर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है। इसके अंदर सभी प्रोविजंस हैं कि कैसे आप तलाक ले सकते हो, कैसे आप बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हो, बच्चों के खर्चा देने के क्या नियम होंगे, बच्चों की गार्जियनशिप लेने के क्या नियम होंगे, बच्चों की कस्टडी लेने के क्या नियम होंगे। तो ये सारे नियम हैं, लेकिन बाकी धर्मों के अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाहबानो केस में ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक देने के बाद बीवी को तलाक दे दिया आपने, ट्रिपल तलाक दे दिया, तो खर्चे देने का कोई वो ही नहीं है। सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप खर्चा दे सकते हो, उसके बाद आपको खर्चे देने की कोई वो नहीं है। बीवी अपना खुद करे या अपना गुजारा कैसे करे ये उसके ऊपर है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो शादी करना तो आपने कर लिया, लेकिन शादी करके छोड़ दिया तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही क्रिश्चियंस और ज्यूस, पारसीज, उनके लिए भी कोई कानून नहीं है, वो अपने धर्म के, अपने मज़हब के हिसाब से चलते हैं। तो ये इसके कारण आप ये देखिए कि औरतों के ऊपर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना भेदभाव है। एक व्यक्ति जो मुस्लिम है, मान लीजिए, उसने शादी की, उसे 1 साल में बच्चा नहीं हुआ, उसने कहा छोड़ो ये तो बच्चे नहीं दे सकती, मैं दूसरी कर रहा हूँ जी। उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरी कर रहा हूँ। तो वो जो है बिना किसी रोक टोक के ऐसे शादियां कर सकता है और जब मर्जी आए तलाक दे सकता है। ट्रिपल तलाक को बैन किया है ना सुप्रीम कोर्ट और संसद ने, लेकिन जो 1-1 महीने के अंतर से तलाक देकर दिया जाता है उसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है। तो 3 तलाक जो है 1-1 महीने के अंतर से दे दो तो तलाक है। फिर तलाक के बाद उसका खर्चा, गुजारा, भत्ता, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और अगर आपने बच्चे हैं किसी के, फिर उसको तलाक दिया तो बच्चों का कैसे खर्चा होगा, बच्चे किसके पास जाएंगे? तो इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो हिंदू लॉज में तो है। तो ये जो है मज़हब को ध्यान में ना रख के पूरे भारत के लोगों के लिए, जो यहाँ के नागरिक हैं, अगर ऐसे कानून हों जो उनके, देखिए मज़हब का जो है स्वतंत्रता, इसमें कहीं आड़े नहीं आती, क्योंकि मज़हब का मतलब है आपकी धार्मिक जो कॉन्शियसनेस है जी, चेतना है, आप उसको कैसे पूरा करते हो। अब आप नमाज पढ़ो, आप जाओ 5 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, ये आपकी इच्छा है, पढ़ो या ना पढ़ो। आप ईद रखो, रोज़े रखो, ना रखो, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको जैसे अपने मज़हब के इबादत करनी है अल्लाह की, करो, इससे तो कोई नहीं रोकेगा। आपने शादी उससे करनी है, निकाह से करनी है, करो, निकाह करके करो। बस शादी के बाद जो जिम्मेदारियां हैं पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति,
उसके लिए आपका मज़हब आड़े नहीं आएगा। वो जिम्मेदारियां सबके लिए एक होनी चाहिए। उनके लिए, जैसे अभी हमारे देश के अंदर ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ आप किसी भी मज़हब से हो, आपको अपनी शादी जैसे मर्जी करो, शादी के बाद रजिस्टर करवाना पड़ता है। और वहाँ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपके और आपके बच्चों के, पत्नी के सारे अधिकार उसी से संचालित होते हैं। ये तो नहीं है कि आप कहो कि जी मेरा तो मज़हब ये नहीं कहता कि मैं इसको गुजारा बता दूँ, मेरा मज़हब ये नहीं कहता कि मैं इसको संपत्ति में से हिस्सा दूँ, तो मैं नहीं दूँगा। तो अगर गोवा के अंदर ये चल रहा है, ये पूरे देश में भी चल सकता है। और इसमें मज़हब कहीं आड़े नहीं आता। मज़हब का तो बहाना बनाया है, ढाल है। वास्तव में जो हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो ये पुरुषों को जो वो मिला हुआ है अधिकार, ताकत अपने मज़हब के नाम पर, कि हम तो 4 शादियां भी कर सकते हैं, हम कभी भी तलाक दे सकते हैं, हम प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना दें, हम उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दें। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो नारी के प्रति वो है दुर्भावना कहूँ या अन्याय कहूँ, इसका विचार करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार के टाइम में जब वीरप्पा मोइली कानून मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला था कि भारत में 300 से ज़्यादा पर्सनल लॉज हैं और उसको एक साथ इकट्ठा करके मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। मुझे नहीं पता उनके पास कहाँ से ये आया। भारत में 300 से ज़्यादा पर्सनल लॉज हैं ही नहीं। भारत में कुल मुख्य 4 या 5 पर्सनल लॉज हैं, जिसमें से बाकी सभी तो कोडिफाइड हैं। हिंदू लॉ, हिंदू कोड जो है बुद्धिस्ट पे भी लागू होता है, जैन पे भी लागू होता है, सिख्स पे भी लागू होता है और हिंदुओं पे भी लागू होता है, जिनको हमने हिंदू के धर्म में से निकली हुई है। सिर्फ मुस्लिम, पारसी, ईसाई और यही हैं, और कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं। अब जब हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो ये ध्यान तो रख ही सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बने वो सबके लिए, सबकी बेहतरी के लिए हो और उसमें सभी के अधिकार सुरक्षित हों। औरत के अधिकार सुरक्षित हों, पुरुष को भी अधिकार मिले, बच्चों के अधिकार। और ये है क्या? प्रॉपर्टी, तलाक, शादी के बाद अलग होना, इनहेरिटेंस कैसे होगी, एडॉप्शन कैसे होगी, सक्सेशन कैसे होगी, ये चीज़ें हैं जिसमें मज़हब का दखल ही नहीं होना चाहिए। ये तो सभी समाज के लिए एक जैसे होना चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये हो सकता है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ तो हिंदू कोड जो बने हुए हैं उनको भी आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है? तो वो अधिकार जो हिंदू कोड में हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है, ये है, वो सब खत्म हो जाएंगे। सबके लिए एक ही तो आएगा। वो जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी में को पार्सनली का कंसेप्ट है, वो भी ख़त्म होगा। तो ये तो है नहीं कि उन्हीं के किसी एक मज़हब के प्रति ये टारगेट है। ये तो हर एक मज़हब के जो वो हैं अधिकार, मज़हब द्वारा डिफाइन ना हो करके एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा जिसमें सभी के लिए एक जैसे अधिकार हों। तो ये एक बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें अब देखना है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक और बड़ा मुद्दा है, वो है 498A, जिसको हम दहेज उत्पीड़न कानून भी कहते हैं। और ये मामला पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में बन रहा है और मैरिटल रेप की भी बात चल रही है, उसमें कानून बनाने की भी बात चल रही है। तो जस्टिस ढींगरा से हम समझते हैं कि सर ये मैरिटल रेप का इशू कहाँ से आया और क्या 498A दहेज उत्पीड़न इससे लिंक्ड है कहीं? 498A आपके कहने से मुझे ख्याल आया कि ये देखिए, हम एक तरफ तो पर्सनल लॉज की बात करते हैं। दहेज जो है वो हिंदू का कंसेप्ट था, मुस्लिम का नहीं था। लेकिन आप देख लो 498A के कैसे मुस्लिम लोगों के भी हैं। तो जो बुराइयां हैं वो यूनिफॉर्म हैं हमारे समाज में। अगर पत्नी का उत्पीड़न है, 498A पत्नी के उत्पीड़न के लिए है, दहेज उसका एक भाग है। पत्नी के उत्पीड़न में 498A लगता है।
लेकिन जो दहेज मांग करके उत्पीड़न करने की वो आती है, अब वो मुस्लिम में भी उतनी है, हिंदूज में भी उतनी है। एक तो ये मैं बात कह रहा था। बाकी 498A जब बना था तो बड़े अच्छे उद्देश्य से बना था। इसका देखिए, हर कानून का दुरुपयोग तो होता है, दुरुपयोग के कारण हम कानून बनाना नहीं छोड़ सकते। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे संविधान का भी दुरुपयोग हो रहा है, और जितना दुरुपयोग हमारे संविधान का हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। तो इससे ये मतलब तो नहीं है कि संविधान को हम जो है कह दें कि ये जो है ही नहीं, संविधान इस लायक ही नहीं है, तो या बनाना नहीं चाहिए था। तो कानून जो है इसलिए बनाया जाता है कि समाज के अंदर एक समरसता रहे, समाज के अंदर एक नियम रहे, लोग अपने जिसकी लाठी उसके भैंस के हिसाब से ना चलें कि मैं शक्तिशाली हूँ मैं। तो कानून का जो कारण है वो ये होता है। तो 498A बनाया गया था कि अगर पति उत्पीड़न करता है अपनी पत्नी का तो उसको सजा दी जाए। बना ये बड़े अच्छे उद्देश्य है, लेकिन इसके अंदर इसका दुरुपयोग इतना हुआ कि बार बार अदालतों को ये कहना पड़ा कि आप इसका दुरुपयोग हो रहा है इसका, और पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया कि वो पत्नी और पति दोनों को एक्सप्लॉइट करने लग गई। पत्नी अगर मान लो छोटी मोटी शिकायत लेकर आती तो वो उसको समझाते कि देखो हम इस तुम्हारे पति को सही कर देंगे, तुम जो है शिकायत को ये रूप दे दो, हमें इतने पैसे दे दो, तो हम पकड़ के ले आएंगे, उसको थाने में बंद कर देंगे। तो ये जो है ये चलने लगा। फिर सभी रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व करने का एक टेंडेंसी हो गई। मान लो कि आपके पति से झगड़ा हुआ, देखिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ कि हर मैरिज, हर शादी एक सफल विवाह हो। और फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ शादी की उम्र बढ़ रही है, सरकार ने नहीं बढ़ाई, सरकार ने तो 18-21 रखी है, लेकिन पढ़े लिखे युवकों में आप ये देखिए शादी की उम्र अब 18-21 नहीं है, अब 30 के आसपास हो गई है, और कई जगह 30 से भी बाद है। ठीक है, तो एक ऐसा आपके अंदर रिजिडनेस आ जाती है दोनों तरफ, लड़की में भी लड़के में, कि मैं ठीक हूँ, मैं क्यों बदलूँ। फिर कैरियर ओरिएंटेड हो गए हम लोग। कैरियर ओरिएंटेड होने से जब युवक कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है तो वो ये कहता है कि भैया मैं तो कमा खा ठीक रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की सुनने की, मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ। तो वो जो एक टेंडेंसी होती थी पहले, ज़्यादातर औरतें ही कंप्रोमाइज़ करती थी, लड़कियां क्योंकि कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और उनका जो है करियर की तरफ माँ बाप शुरू से ही इतना ध्यान नहीं देते थे, तो वो जो है दबती थी कम। फिर ये टेंडेंसी ख़त्म हो गई, दबना बंद हो गया, तो ये अत्याचार वाली बात शुरू हुई। जब अत्याचार हो गई, दहेज उसमें मुख्य वो था, दहेज का लालच हो गया। हमारे यहाँ तो IAS IPS के रेट होते थे कि IAS है, अभी भी होते हैं, अभी भी हैं जी। तो रेट होते थे। तो उस रेट को हमने जो है वो दहेज के साथ ये उत्पीड़न शुरू हो गया। माँ बाप भी पुराने ज़माने के कि दहेज तो होना चाहिए, मैंने बेटे के ऊपर इतना खर्च किया है, मैंने बेटे की पढ़ाई पे, अब तो कई लाख होते हैं, पहले 4 लाख 5 लाख 10 लाख होता था, अब तो करोड़ों में रकम पहुंच गई है कि मैंने डॉक्टर बनाया तो 50 लाख खर्च किए, मैंने IAS बनाया तो इतना पैसा खर्च किया, तो वो मुझे दहेज में मिलना चाहिए क्योंकि मैं IAS बना के लड़की को दे रहा हूँ। तो वो उत्पीड़न का एक कारण होता था। अब ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारा समाज में युवा लोग बदलेंगे नहीं, वो जब तक बदलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और इस कानून की आवश्यकता है, ये कानून दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये बात अदालतें और पुलिस ये निश्चित कर सकती हैं, लेकिन ये कानून गलत नहीं है, इसका दुरुपयोग गलत। तो इसमें एक और बात यह है कि क्या इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, क्या सिर्फ महिलाओं पर ही अत्याचार की नहीं, बात होना तो जेंडर न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि पुरुष के ऊपर भी कई बार देखो जो है अत्याचार होते हैं। महिला जो है अभी बहुत से ऐसे केस हैं कि यहाँ से शादी की, आप विदेश चले गए, शादी यहाँ की, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहे, विदेश चले गए,
वहाँ आपने भी जॉब कर ली, लड़के ने भी जॉब कर ली, नहीं बनी। आपने कहा कि मैं अब क्यों रहूँ विदेश में, मेरे को भारत ही अच्छा लगता है। आप भारत में चले आए। भारत में आकर के आपने कहा अब इसको सबक सिखाना है, और यहाँ आपने एक झूठी कंप्लेंट लिखा दी कि ये जो है मेरे ऊपर अत्याचार हुए। अब अत्याचार यहाँ तो आप हफ्ता भी नहीं रहे, और हफ्ते के अंदर आपका मिलना जुलना ये सब होता है। कभी होटल में रहे हो, शादी के बाद की रस्में कर रहे हो, रहे इंग्लैंड में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, और केस भारत में चल रहा है। तो ये जो है पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार है। फिर यहाँ से अदालतों से स्टे ले लेते हो कि वो जो है वहाँ का केस ना करे, एंटी सूट स्टे, ये भी अदालतें दे देती हैं। ये भी नहीं देखती कि भैया ये यहाँ रहना तो सिर्फ 15 दिन का था, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा वो है, और इसको जेंडर न्यूट्रल कोर्ट ही बना सकते हैं, कोर्ट भी और संसद भी, कि इसमें क्रुएल्टी जो है दोनों तरफ से हो सकती है, एक तरफ से नहीं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मुद्दे पर बात की। एक और मुद्दा बड़ा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो है जजों की नियुक्ति का। आमतौर पर भारत में कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति जो है वो अपने आप हो जाती है, हालांकि बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं कि किस तरह से नियुक्ति होती है। तो जैसे ढींगरा, आपको पता होगा कि जज कैसे बनते हैं और क्या प्रक्रिया है और उसमें क्या कमियां हैं, ये भी आपसे जानना चाहें। देखिए, हमारे यहाँ 3 लेवल जुडिशरी है। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी, एक है हाई कोर्ट लेवल की, और एक है सुप्रीम कोर्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी में 2 लेवल हैं, लोअर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशियल सर्विस, जिसको हर स्टेट में स्टेट जुडिशियल सर्विस और स्टेट हायर जुडिशियल सर्विस के नाम से जाना। जो जुडिशियल सर्विस है उसमें सेशन जज से नीचे की नियुक्तियाँ होती हैं, एडिशनल सेशन जज से नीचे की, मतलब CMM तक की। जो स्टेट्स में होते हैं CJM, और उससे नीचे सीनियर सिविल जज, उससे नीचे, और दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM, और उससे नीचे, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट के अंदर 2/3 नियुक्तियां वकीलों में से होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट जजों में से नियुक्तियां होती हैं, या किसी को बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट मान करके आप नियुक्ति कर सकते हो। आज तक का रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट वकीलों से बाहर नहीं मिला। ज्यूरिस्ट का मतलब वकील तो नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी सीधी नियुक्तियां हुई हैं सारी वकीलों में से हुई हैं। किसी भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब कोई प्रोफेसर या कोई ऐसा अच्छा ऑथर, किसी की नियुक्ति नहीं हुई। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के अंदर जो नियुक्तियाँ होती हैं वो 2/3 वकीलों में से होती हैं। तो वकीलों में से नियुक्तियाँ उन वकीलों की होती हैं जिनके या तो पिताजी, चाचा जी, ताया जी या ससुर जी या कोई उन ऐसे हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, वो नियुक्त होते हैं, या वो सरकारी वकील होते हैं, वो नियुक्त होते हैं। जी सर, आप कह रहे थे कि जो नियुक्तियां होती हैं वो सरकारी वकील हो जाते हैं या फिर किसी के रिलेटिव हो जाते हैं? तो उनकी नियुक्तियां होती हैं। देखिए, जब मैं लॉ कर रहा था तो हमारे पार्ट टाइम टीचर थे मिस्टर मल्होत्रा। हमने ऐसे ही उनसे पूछा एक दिन कि ये नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है, तो हमें भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉ आता हो, ये ज़रूरी है कि आपके इन-लॉज कौन हैं और आपके रिश्तेदार कौन हैं। इसी बात पर इसको हमारी बातचीत को विराम देते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप जब उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सटीक और सही खबरें लगातार आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।